हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भावना और स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 के सिलेबस पर आधारित आज की क्लास है, जिसका टॉपिक है धातु एवं अधातु अर्थात मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये इस टॉपिक की तीसरी क्लास है। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बाकी 2 क्लास नहीं देखी हैं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन 2 क्लास का लिंक दे दूंगी। आप उन पर जाकर एक बार वो क्लास भी ज़रूर देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, ये रहा पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मानव शरीर में कॉपर की मात्रा में वृद्धि हो जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए एटाई एटाई, ऑप्शन बी बेरी बेरी, ऑप्शन सी मिनीमाटा, ऑप्शन डी विल्सन रोग। इंग्लिश में भी जान लेते हैं। विच डिसीज ऑक्योर्स व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉपर इन द ह्यूमन बॉडी इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विल्सन रोग। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? देखिए, विल्सन रोग इसलिए है, आप लोग बाकी रोग को भी जान लीजिए। इटाई इटाई रोग हो जाता है कैडमियम की अधिकता से। मिनीमाटा रोग हो जाता है पारा की अधिकता से, अर्थात पारा की मात्रा अधिक हो जाने के कारण मिनीमाता रोग हो जाता है। और बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 में ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप साइंस का पेपर देने वाले हैं तो प्लीज से इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन पर जरूर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये उन्हीं परीक्षाओं से लिए गए हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? चूहों के विष के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी जिंक सल्फाइड, ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड, ऑप्शन डी जिंक कार्बोनेट। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड को चूहों के विष के रूप में उपयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? जो ये धातुएं दी गई हैं, इनमें से किन धातुओं को विद्युत परिष्करण की विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है? आप इसका आंसर दीजिए। ये जो पहला ऑप्शन है ए यू सी यू एन ए और के, ठीक है, इनमें से कोई 2 हैं और आपको ए और बी में से इनमें से लगाना है, आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, ओरियम और कॉपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन जिसमें दिया गया है वो, फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं? तो हमें बताना है कौन सी धातुएं इनमें से प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, ऑरम और पारा प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसमें जो अम्ल दिए गए हैं वो आप देख लीजिए और कौन सा एक आयनिक यौगिक नहीं है। आपको हम बता दें, आयनिक यौगिक वो होते हैं जो प्लस और माइनस के योग से बने होते हैं, यानी कि प्लस और माइनस आयन पाए जाते हैं। और प्लस आयन हमेशा धातु देते हैं और माइनस आयन अधातु होते हैं। तो इन दोनों का जब योग होता है उससे बनता है आयनिक यौगिक। ठीक है, जैसे कि धातु हो गया पोटेशियम और अधातु हो गया क्लोरियम, तो इसके योग से क्या बन जाएगा? एक आयनिक यौगिक बन जाएगा, मतलब पोटेशियम क्लोराइड। अब आपको दिए गए ऑप्शन में से पहचानना है कि इनमें से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड और थर्ड, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन अधातु हो गया, क्लोरीन अधातु हो गया, ऐसे ही कार्बन और क्लोरीन भी अधातु अधातु हो गए, ये आयनिक यौगिक नहीं बनाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए आप लोग। एक्वारेजिया का संयोजन है, एक्वारेजिया का संयोजन है। अब आप ये बताइए कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं। एक्वारेजिया होता है, पहले इसका आंसर दे दीजिए फिर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे सुधार लीजिए, ये 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये बी सी और डी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनमें से आंसर बताइए कि एक्वारेजिया का संयोजन कौन सा है। तो वो संयोजन हो जाएगा सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? अम्लराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? ठीक है, क्या नहीं वाला हमको आंसर लगाना है। तो कौन सा है जो कि हाइड्रोजन गैस नहीं देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HNO3, ठीक है। ये भी देता है और ये भी देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे कि हम बताएं आपको। हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी? जैसे अगर हमने सोडियम लिया और उसको HCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो 2NaCl प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ऐसे अगर इनमें से कौन सा हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता है तो वो है HNO3। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है? क्या होगा जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रियत किया जाता है? तो ऑप्शन पर सुन लीजिए। यह जल से क्रिया नहीं करता है, यह जल से प्रचंड क्रिया करता है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है और बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकने लगते हैं। तो हमें इनमें से कौन से दो ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इस कैल्शियम और जल के साथ क्रिया करने पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी कि ये दोनों। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब कैल्शियम को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो कम प्रचंड क्रिया होती है, ज्यादा अधिक नहीं होती है, जैसा कि ये लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। जल के साथ क्रिया करता है और बने हुए हाइड्रोजन के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकने लगते हैं, तो ये सब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना पकाने के बर्तन में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म के कारण यह संभव है? उच्च ऊष्मीय चालकता के कारण या उच्च विद्युत चालकता के कारण या तन्यता के कारण या उच्च गलनांक के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च गलनांक के कारण, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन की निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 और Fe3O4। तो इनमें से आपको बताना है, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा Fe3O4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व इतना कम होता है जो पानी की सतह पर तैरते हैं? पानी की सतह पर तैरने वाले धातु कौन से होते हैं, ये आपको बताना है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये तीनों ही पानी की सतह पर तैरते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ये तो सभी को पता होगा, तो इसका आंसर लगा लीजिए हीरा। ये प्राकृतिक अवस्था में सबसे ज्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिए। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, हमें वो बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। पहले पे हाइड्रोजन और दूसरे पे सबसे ज्यादा, अगर दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा हीलियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकिल और Sb को क्या कहते हैं? Sb मतलब क्या होता है? एंटीमनी। Sb मतलब होता है एंटीमनी। तो इन चारों में से उपधातु कौन सी है वो हमें बताना है। तो उपधातु हो जाएगी हमारी एंटीमनी, ठीक है। ये सब क्या है? धातुएं हैं और ये उपधातु है।
आगे बढ़ते हैं। सीसा और टिन को मिश्र धातु कहते हैं। सीसा और टिन को मिश्र धातु कहते हैं। सीसा और टिन से बनी हुई मिश्र धातु कौन सी है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोल्डर। अब सोल्डर क्या होता है, तो सोल्डर वो होता है जब दो वायर को जोड़ने के लिए जिस एलिमेंट का उपयोग होता है वो सीसा और टिन से मिलकर बना होता है, वो उसे हम सोल्डर कहते हैं। ठीक है, जैसे टाँका लगाने में यूज होता है जो तारों को, वो सोल्डर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह काय का काम करती है, सोनोरस का। सोनोरस का, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोरस का, यानी कि ये अधिक देर तक आवाज को वाइब्रेट करती है, ध्वनि को प्रसारित करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, कांसा, सोल्डर या ड्यूरालिमिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कांसा। ठीक है, कांसा बना होता है तांबे और टिन से मिलकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? कौन सी अधातु है जो पानी में डुबाकर रखी जाती है, नहीं तो वो आग पकड़ लेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन। तो इसमें श्वेत फास्फोरस यानी कि सफेद कलर का फास्फोरस होता है उसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? मरकरी एक अवयव के रूप में होता है। स्टेनलेस स्टील, एल्निका, सोल्डर और जिंक अमलगम। तो उसका अवयव कौन सा, मिश्र धातु कौन सी है जो मरकरी और उसके एक अवयव के रूप में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक अमलगम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिश्र धातु एक धातु का एक धातु मिश्र धातु एक धातु का एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों में एक अधातु रखती है? तो इसका सही आंसर बताना है। देखिए कौन सी एक मिश्र धातु है जो अधातु रखती है, एक अधातु रखती है। चलिए देखते हैं। तो पीतल बना होता है हमारा कॉपर और जिंक से। ठीक है, अमलगम को मरकरी और मेटल, कोई भी मेटल मिला दो तो वो अमलगम होता है। ठीक है, और स्टील आयरन और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो क्रोमियम है वो उपधातु है और आयरन है एक धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा स्टील, क्योंकि कांसा भी जो है, कांसा भी धातुओं से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिश्र धातु है, दिए गए इस ऑप्शन में से कोई एक मिश्र धातु है तो वो बताना है कैसे मिश्र धातु बनती है। एक तत्व है कि एक यौगिक है, एक समांगी मिश्रण है या एक विषमांगी मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीन चिन्हित परख नलियों ए, बी और सी में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3, दूसरे में तनु HCl और सांद्र HNO3, तीसरे में HCl, तनु HCl और तनु HNO3 का 3:1 में मिश्रण बनाया गया है। प्रत्येक में 2 ml लिए गया है। प्रत्येक परख नली में बी तथा सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और किंतु परख नली ए धातु घुल गई, तो धातु हो सकती है। तो बताइए, जब इन मिश्रणों को 3 बीकर में अलग अलग लिया गया है 2 ml और 3:1 के अनुपात में, तो आपको पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं ऐसा वाला कि उसमें धातु गल जाती है, तो वो क्या है? यानी कि हमने आपको बताया था अम्लराज, अम्लराज एक्वारेजिया, जो कि 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। और ये दोनों कैसे होते हैं अम्ल? सांद्र अम्ल होते हैं, यानी कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3। तो उसमें कौन सी धातु गल जाती है? औरम, यानी कि गोल्ड, सोना उसमें पूरी तरह से गल जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में 4 धातुओं में से कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सी विस्थापित की जा सकती है बताइए? उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है। तो बताइए मुझे, इसका सही आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। इसे बनाने के लिए आयरन के साथ किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील है जो जिसके बर्तनों का हम यूज करते हैं, तो वो चीज किस
दो तत्वों से मिलकर बनी होती है आयरन के साथ। उसमें कौन से दो तत्व हैं जो मिलाए जाते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इसका निकेल और क्रोमियम। इन दो तत्वों से को मिलाकर आयरन के साथ मिलाते हैं तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वनीकरण एक विधि है? तो जो लोहा होता है उसको जंग से बचाने के लिए गैल्वनीकरण के द्वारा किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो उसका जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ये थे हमारे आज की 25 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये परीक्षा चयन परीक्षा जो भी 2024 में देने वाले हैं अपने उन साथियों तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि हम हर एक टॉपिक से लेकर इतने से अधिक क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक थी। राधे राधे, जय माता दी।